हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार फिजिक्स वाला पर। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम एक शानदार पाठ से रूबरू होने जा रहे हैं। एक शानदार पाठ को सीखेंगे जो हमें किताबों की दुनिया में नहीं बल्कि हकीकत की दुनिया से भी जोड़ेगा और हमारे जीने के तरीके पर एक नई राय, एक नई प्रतिक्रिया भी देगा। तो आइए बच्चों, शुरुआत करते हैं इस पाठ की और समझते हैं कि इस पाठ को हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे हम चीज़ों को समझने वाले हैं। तो इसी क्रम में ना, जो हमारा क्रम है उसी तय क्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे लेखक परिचय की, यानी कि जानेंगे कि इस चैप्टर को लिखा किसने है, और फिर जानेंगे कि इस पाठ के अंदर मुख्य बातें कौन कौन सी हैं, यानी कि पाठ परिचय को समझेंगे और पाठ की व्याख्या को जानेंगे। और व्याख्या जो होगी वो वर्ड टू वर्ड होगी, यानी एक एक शब्द की व्याख्या को, एक एक शब्द के अर्थ को समझेंगे, क्योंकि इस पाठ का महत्व जो है ना वो जीवन से बहुत ज़्यादा है। और ख़ास तौर पर ये जो पाठ रखा गया है वो इसी चीज़ को ध्यान में रखकर रखा गया है कि हमारी भविष्य की जो पीढ़ी है, यानी कि जो पीढ़ी आप लोग हैं, वो पीढ़ी इस पाठ को पढ़े और समझे कि उसकी दिशा क्या है, उसकी दशा क्या है। ये दोनों चीज़ें उसको समझने के लिए ही इस पाठ को आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। और सबसे अंत में हम चलेंगे प्रश्नोत्तरों की ओर। तो आइए बच्चों, शुरुआत करते हैं लेखक परिचय की दृष्टि से। सबसे पहले बात करते हैं लेखक परिचय की। तो हमारा जो आज का पाठ है उसको जो लिखा है, उनको लिखा है श्यामचरण दुबे ने। और इनका जो जन्म था वो हुआ था 1922 में मध्य प्रदेश के अंदर। ये एक माने हुए प्रोफेसर और देश के वैज्ञानिक भी थे। इन्होंने ना नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी उपाधि की थी। वे भारत के अग्रणी वैज्ञानिक थे। उनका देहांत जो हुआ था वो 1996 में हुआ था। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, इनकी हिंदी की प्रमुख पुस्तकें हैं। यानी कि ये जो हैं, जिनके अभी मैंने आपको नाम बताया, ये सारी उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो बेटा ये तो था लेखक परिचय, एक छोटा सा लेखक परिचय जो आपको जानना जरूरी था। अब बात करते हैं पाठ की। तो देखिए बच्चों, हम जिस पाठ को पढ़ रहे हैं उस पाठ का नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति। ठीक है, यानी कि कंज्यूमर का जो कल्चर है उस चीज़ के बारे में बताया गया है कि भाई हम जो है ना, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ उत्पाद खरीदता ही है, हर व्यक्ति किसी ना किसी चीज़ का प्रयोग करता ही है। और जब भी हम किसी चीज़ का प्रयोग करते हैं, जब भी हम किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो हम उपभोक्ता हो जाते हैं। यहाँ तक तो बात ठीक है, पर आज की जो संस्कृति है ना वो बढ़ती जा रही है। यानी कि हम उपभोक्ता तो है ही, पर हमारी जो संस्कृति हो गई है वो उपभोगवादी संस्कृति हो गई है। पहले जो प्रोडक्ट होते थे वो हमारे लिए होते थे, ठीक है। अब के लेकिन आज के समय में जो प्रोडक्ट हैं हम उनके लिए हैं, ठीक है। अब ये बात मैंने क्यों कही, इस बात को हम समझेंगे जब हम चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे, यानी कि चैप्टर की गहराई में जाएंगे, चैप्टर को समझेंगे। अभी के लिए हम जानते हैं कि ये बात हमसे क्या कह रहा है, यानी कि ये जो चैप्टर है वो हमसे क्या कहना चाहता है। तो समझते हैं इसको। उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं, हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है। तो बेटा ये बात तो सही है कि जिसका विज्ञापन ज़्यादा होता है वो प्रोडक्ट भी ज़्यादा बिकता है, चाहे उसके अंदर क्वालिटी हो या ना हो, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है। संपन्न और अभिजन्य वर्ग द्वारा प्रदर्शन पूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है, जिससे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। तो यहाँ बेटा लेखक दो तीन बातें कहता है जो पूरे पाठ का सार है कि भाई दिखावे की संस्कृति बढ़ रही है, यानी कि लोग केवल दिखावे के लिए खर्च कर रहे हैं। और जब इस तरीके की संस्कृति बढ़ेगी, इस तरीके से लोग दिखावे के लिए सिर्फ जीवन जिएंगे, तो दिक्कतें होंगी, समाज में वैमनस्य फैलेगा, एक वर्ग दूसरे वर्ग के प्रति थोड़ी सी विकृत भावनाएं रखेगा। और ये क्यों होगा, इसके पीछे का कारण भी बिल्कुल सिंपल है कि भाई एक वर्ग जो अभिजात्य वर्ग है वो केवल दिखावे के लिए, केवल रहन सहन स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च कर रहा है। वही दूसरी और एक वर्ग है जो उसको केवल ललचाई हुई निगाहों से देख सकता है, उस स्टैंडर्ड पर जी नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में एक वर्ग का दूसरे वर्ग के प्रति वैमनस्य होता ही है, ये सामान्यता देखा ही जाता है समाज में। तो इसी चीज को, जब एक वर्ग का दूसरे वर्ग के प्रति वैमनस्य होगा, एक वर्ग का दूसरे के वर्ग के प्रति आक्रोश होगा, तब निश्चित ही समाज में अशांति फैलेगा। क्योंकि अशांति जो होती है, कोई भी समाज जो होता है उसमें अशांति तभी फैलती है जब एक वर्ग दूसरे वर्ग से
वैमनस्य रखता है, यानी कि बुराई रखता है। और ये बुराई का कारण क्या है कि भाई उपभोगी संस्कृति हो चुकी है, यानी कि हर चीज जो है वो उपभोक्तावाद की तरफ हमें ले जा रही है। तो इसी बात को लेखक जो है वो इस निबंध में प्रस्तुत करता है। अब हम जिस निबंध को पढ़ने वाले हैं ना, उसका नाम ही है उपभोक्तावाद की संस्कृति। अब यहाँ बेटा एक चीज समझ लो, हिंदी के अंदर हर चीज को पढ़ने का, हर चीज को समझने का एक तौर तरीका होता है। जैसे कहानी को आप सुनकर समझ सकते हैं, ठीक है, पर निबंध और आलोचना को आपको पढ़कर ही सीखना होता है। इसीलिए इस चैप्टर को हम वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक आप शब्द सा इस पाठ को नहीं पढ़ेंगे तब तक इस पाठ से जो भी प्रश्नोत्तर आएंगे, जो भी चीजें आपसे पूछी जाएंगी वो भी नहीं बनेंगी, और आप जो है ना वो पाठ को अच्छे तरीके से समझ भी नहीं पाएंगे। तो निबंध जब भी आप पढ़िएगा, जहां भी पढ़िएगा, उसको शब्द सा पढ़िएगा, यानी कि शब्द शब्द का अर्थ जानते हुए पढ़िएगा। और इस तरीके से जब आप चीज़ों को पढ़ेंगे तो ये निश्चित मानकर चलिएगा कि केवल और केवल आपको सिर्फ एक बार ही पढ़ना पड़ेगा, दोबारा आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं निबंध की ओर और निबंध की शुरुआत करते हैं। तो निबंध की शुरुआत में लेखक महोदय बताते हैं, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है, उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर, यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है, उपभोग भोग ही सुख है। अब ये बेटा यहाँ इस बात को ध्यान देना कि लेखक ये कह रहा है कि उपभोग भोग ही सुख है, यानी कि आप जितनी ज़्यादा चीज़ों को कंज्यूम कर पाइएगा, जितनी ज़्यादा चीज़ों का आप लाभ उठा पाइएगा, वही एकमात्र सुख है। इस प्रकार का जीवन दर्शन जो है वो आज के समय में बढ़ गया है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है लेखक। एक सूक्ष्म बदलाव आया है, नई स्थिति में उत्पादन तो आपके लिए हैं, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। अब देखिए भैया, सबसे पहले तो लेखक, अब हम इस चैप्टर का जो है ना वो पहले पैराग्राफ का अर्थ समझेंगे, क्योंकि भाई लेखक क्या कहना चाहता है। तो लेखक सबसे पहले यही बात कह रहा है कि धीरे धीरे हमारी जीवन शैली में बदलाव आ रहा है, ठीक है, और ये बदलाव धीरे धीरे अपना वर्चस्व भी बदल रहा है। और किस तरीके का वर्चस्व ला रहा है भाई, वो ला रहा है एक उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारी ओर, एक उपभोक्तावादी जीवन दर्शन को हमारी ओर, जहाँ उपभोक्ता का अर्थ केवल वही है कि चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कंज्यूम कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को भोग लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का लाभ उठा लीजिए। इस चीज़ को वो बढ़ावा दे रहे हैं और इसी संस्कृति को उन्होंने कहा है उपभोक्तावाद की संस्कृति। अब देखिए वो आगे ये कहते हैं कि भाई चारों ओर उत्पाद हैं, ठीक है, प्रोडक्ट जो है वो हमारे चारों ओर फैले हुए हैं, ठीक है, और सारे के सारे प्रोडक्ट जो हैं वो हमारे यूजफुल हैं, यानी कि हमारे उपभोग के लिए ही हैं। पर दिक्कत ये है कि ये उपभोग करना, ये चीज़ों को बार बार यूज़ करना हमारे व्यक्तित्व में परिवर्तन ला देता है, हमारे चरित्र में परिवर्तन ला देता है। और वो परिवर्तन क्या है, वो परिवर्तन सिर्फ इतना है कि पिछले दौर में, यानी कि आज से जो हमारी पहले की पीढ़ी है, वहाँ चीज़ें ज़रूरतों के हिसाब से की जाती थी, ठीक है, जैसे मंजन करना है तो हमारी जो पहले की पीढ़ी है ना, वो दतवन से भी का उनका काम चल जाता था। पर आज की जो पीढ़ी है उन्हें कोलगेट ही चाहिए या उन्हें एक पर्टिकुलर ब्रांड ही चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ना हमारी जो संस्कृति है, जो कभी आवश्यकता के लिए चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था, आज चीज़ों की आवश्यकता पैदा की जाती है, ठीक है। तो इसी बात को कह रहे हैं कि आपको ना एक उपभोक्तावादी संसार में जोड़ा जा रहा है। तो बेटा ये इस पैराग्राफ का अर्थ था। आइए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि लेखक और क्या क्या बतलाता है। देखिए, विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है। तो ये बात बिल्कुल सच है कि भाई आप जहाँ जाइएगा, चाहे आप मॉल घूमने जाइएगा, आप बाजार जाइएगा, आप कहीं भी जाइएगा दुनिया में, हमेशा कुछ ना कुछ लुभावना, हमेशा कुछ ना कुछ विलासी है जीवन के अंदर, ठीक है। जैसे प्यास ठंडे पानी से बुझ सकती है, लेकिन ऑप्शन में आपको कोल्ड ड्रिंक मिलेंगे, सॉफ्ट ड्रिंक मिलेंगे, तरह तरह के पेय पदार्थ मिलते हैं, पर क्या जीवन के अंदर उनका वास्तविकता में कोई यूज़ है? जितनी शीतलता हमें जल से मिलती है, उतनी शीतलता, उतना अच्छा स्वाद हमें जीवन में किसी और चीज़ से नहीं मिल पाता है, ठीक है। अब देखिए आगे लेखक क्या कहते हैं, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है, दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही ले लीजिए। तो भैया यहाँ लेखक बताते हैं कि भाई विलासिता की सामग्रियों का तो ढेर लगा है और हर चीज़ आपको लुभाने के लिए ही है कि कैसे भी करके फला व्यक्ति को कंज्यूमर बना लिया जाए। इसी क्रम में वो एक उदाहरण देते हैं टूथपेस्ट का। अब भाई टूथपेस्ट का शुद्ध हिंदी क्या होता है बताइए?
ये प्रश्न आपके लिए है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि टूथपेस्ट का शुद्ध हिंदी क्या होता है, यानी टूथपेस्ट को यदि अगर हम हिंदी में अनुवादित करें तो क्या शुद्ध अर्थ निकलेगा। अब देखिए आगे क्या लिख बताते हैं, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुख की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो दो चार पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फॉर्मूला है, कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृति तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए, यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और साफ सफाई की क्षमता में अलग अलग, एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। अब देखो भैया बताते हैं कि वास्तविकता में चीज़ें होती कैसी हैं। कि भाई उन्होंने बताया कि केवल मंजन का ही उदाहरण ले लीजिए, केवल पेस्ट का ही उदाहरण ले लीजिए, तो बाजार में कई तरीके के पेस्ट है और हर पेस्ट हर चीज़ का दावा करता है कि भाई इस वाले पेस्ट का यूज़ कीजिएगा तो दांत मोती जैसे चमकेंगे। अब उससे अलग कोई ब्रांड है, वो कह रहा है कि भाई तुम मोती जैसे दंत मंजन की बात कर रहे हो या दांत चमकाने की बात कर रहे हो, हम हीरे जैसे दांत चमका देंगे। फिर वो कह रहे हैं, एक और पेस्ट है वो कह रहा है कि भाई हीरा मोती तो छोड़ो, ये तो भाई फला ऋषि द्वारा मान्यता प्राप्त है, ये तो हमारी पुराने पूर्वजों की परंपरा से आया है। तो इस तरीके से प्रचार के नए नए तरीके हैं और हर चीज़ का आधार केवल और केवल एक है कि कैसे भी करके इस मंजन को लोग खरीदें, इस प्रोडक्ट को लोग खरीदें, इस प्रोडक्ट का लोग उपभोग करें। ठीक है, और बात केवल यही नहीं रुकती है, एक प्रोडक्ट की चेन जो है वो दूसरे प्रोडक्ट से जुड़ जाती है। जैसे आप टूथपेस्ट लीजिएगा तो फिर आप ब्रश भी लीजिएगा और ब्रश में भी आपको 10 ब्रांड और 10 क्वालिटी मिल जाएगी। अब भाई बात केवल यहीं तक समाप्त नहीं हो जाती है कि भाई आपको टूथपेस्ट यूज़ करना है, आपको ब्रश यूज़ करना है। बात इससे भी आगे बढ़ जाती है और कहते हैं कि भाई अब जब टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हो, ब्रश यूज़ कर रहे हो, तो माउथ वॉश भी तो यूज़ करना चाहिए ना, ये थोड़ा सा अच्छा लगता है। ठीक है, मुंह जो होता है वो थोड़ा सा हाइजीनिक हो जाता है। तो इस तरीके से एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़, दूसरी चीज़ के साथ तीसरी चीज़, उत्पादों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला हमें देखने को मिलती है और यही श्रृंखला जो है वो हमें उपभोगी प्रवृत्ति की ओर ले जाती है। जबकि हमारा जो काम है वो साधारणतः एक दतोन से भी चल सकता है और जितनी सफाई एक दतोन से होती है लगभग लगभग उतनी सफाई किसी भी तरीके के प्रोडक्ट से एक बार में नहीं हो पाती है। ठीक है, अब देखिए आगे जो हमारे लेखक महोदय बताते हैं कि अब तो इस सूची में दर्जन दो दर्जन चीजें और जुड़ गई हैं। एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज, एक दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म से आपकी रक्षा करता है। यह लीजिए सिनेस्टार के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। तो बेटा यहाँ ना बात की जा रही है साबुन की, कि पदार्थों का एक बहुत बड़ा क्रम जो है वो आपको देखने को मिलता है और ये क्रम केवल मंजन टूथपेस्ट तक सीमित नहीं है, साबुन भी उसके अंदर है। तो साबुन का ब्रांडिंग भी देखो कैसे कैसे करता है कि भाई कोई कह रहा है कि आपको ताज़ा रखेगा, कोई आपकी खूबसूरती निखारेगा, कोई आपको जर्म से दूर रखेगा। तो तरह तरह की बातें कही जाती हैं और बातों का सिर्फ अर्थ इतना है कि किसी भी तरीके से हमारा साबुन चल पड़े, हमारा साबुन बिक जाए। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है। और देखिए केवल चीज़ें यहीं ख़त्म नहीं होती, हमारी भावनाओं के साथ भी खेला जाता है। जैसे एक देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल इन्होंने लिखा है, शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए शुद्ध गंगा जल में बना साबुन। चमड़ी को नर्म रखने के लिए यह लीजिए, महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। सब भ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाया करता था, आफ्टर शेव छोड़िए इस सामग्री को। तो देखो बेटा यहाँ बताया गया है, पिछले वाले पैराग्राफ में ये बताया था कि उत्पादों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है, उसी में एक एग्जाम्पल दिया था टूथपेस्ट का यानी कि मंजन का, जिसको हम कहते हैं दंत मंजन। ठीक है, फिर दूसरा एग्जाम्पल दिया था साबुन का कि भाई तरह तरीके के साबुन है आपके बाजार के अंदर उपलब्ध हैं और सबका काम अलग अलग तरीके से बताया जाता है, पर मूलतः सब एक ही काम में आते हैं, नहाने के। ठीक है, फिर आगे लेखक ये बताता है कि भाई संभ्रांत महिलाओं के अंदर, यानी कि जो संभ्रांत परिवार से महिलाएं आती हैं, अच्छे परिवारों से, बड़े परिवारों से जो लोग आते हैं, उनकी ड्रेसिंग टेबल पर 30-35 या 40 हज़ार की मेकअप की सामग्री उपलब्ध होना ये बहुत सी सरल सी बात है। अब यहाँ एक बात ये भी लेखक बताता है कि पहले तो इस होड़ में
उपभोक्तावाद की इस होड़ में केवल और केवल महिलाएं ही शामिल थी। अब तो पुरुष भी इसमें शामिल हो गए हैं कि भाई उनके लिए भी स्पेशल तरीके के प्रोडक्ट आना शुरू हो गए हैं। ठीक है, पहले उनका काम तेल साबुन से चल जाया करता था, लेकिन अब तो भैया आफ्टर शेव आने लगा है और कई तरीके के प्रोडक्ट आने लगे हैं। ठीक है, अब देखते हैं लेखक आगे क्या बताता है। देखिए, ये तो था कंज्यूमिंग गुड्स के बारे में। अब बात करते हैं वस्तु परिधान की दुनिया में आई है भाई। अब वो कह रहा है कि किस में आ जाइए, परिधान यानी कि कपड़ों की दुनिया में। यहाँ एक हमको एक बढ़िया शब्द मिला है, परिधान, जो होता है पहनने वाले कपड़ों का पर्यायवाची, यानी कि कपड़े का पर्यायवाची। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी और महंगे भी हैं। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष में शर्म की बात है। तो बेटा यहाँ ना लेखक एक बहुत बड़ा व्यंग करता है कि अब तो कपड़ों का भी एक तरीका आ गया है, अब तो एक कपड़ों का भी एक सलीका आ गया है। हर जगह बुटीक है और हर वर्ष हर साल फैशन बदलता है। अगर कोई पुराने फैशन को फॉलो कर रहा है तो हम उसको कहेंगे भाई ये आउटडेटेड है, ऐसा लेखक का कथन है। ठीक है, अब आगे देखिए। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हज़ार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। तो यहाँ एक व्यंग करता है कि भाई अब पुरुष भी पीछे नहीं है। पहले घड़ी जो थी वो केवल 400-500 के अंदर आ जाती थी, क्योंकि उसकी यूटिलिटी बस इतनी थी कि कैसे भी करके हमें समय दिखाना है। पर आज जो है हर एक चीज़ प्रदर्शन और प्रतिष्ठा चिन्ह के रूप में ली जाती है। तो घड़ी की भी कीमत बहुत महंगी हो गई है और लोग महंगी घड़ियां पहनते भी हैं। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो लगभग बहुत ज़्यादा महंगी घड़ियां पहनते हैं। अब देखिए, इसी के बाद लेखक बताता है अगली चीज़ के बारे में कि भाई संगीत की आपको समझ हो या ना हो, म्यूजिक सिस्टम होना ज़रूरी है। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह से चला भी ना सकें। बोले अब चलाना आए या ना आए भैया, म्यूजिक सिस्टम तो होना ही चाहिए। और यही बात कंप्यूटर पे भी लागू होती है कि भाई कंप्यूटर का आपको काम है या नहीं है, कंप्यूटर की यूटिलिटी आपके पास है या नहीं है, और कंप्यूटर आपको चलाना आए या ना आए, पर कंप्यूटर तो चाहिए ही चाहिए। हर घर में हमें कंप्यूटर देखने ही मिलने लगा है आजकल। ठीक है, और इसी तरीके से भाई आगे क्या बता रहे हैं लेखक, किसी तरीके से खाने के लिए 5 सितारा होटल है, वहां तो अब विवाह भी होने लगे हैं। तो बेटा देखो, यहाँ एक चीज बहुत सामाजिक संस्कृति का अंतर बताया गया है कि आज के 30-40 साल पहले ना लोगों की जो शादियां होती थी वो केवल घरों घरों में ही हो जाती थी। ठीक है, एक घर से बारात दूसरे घर तक जाती थी और यही कल्चर था। ठीक है, पर आज का वो समय बदल चुका है। अब तो जो 5 स्टार होटल्स हैं, होटल कल्चर आ गया है कि शादियां जो होती हैं वो घरों के बीच में नहीं होती हैं, एक होटल से उठ के बारात दूसरी होटल जाने लगी है। तो इस तरीके से सामाजिक संस्कृति का भी हमें दर्शन कराया गया है कि हमारी सामाजिक संस्कृति कितनी बदल चुकी है। ठीक है, फिर आगे क्या बताते हैं लेखक, वहां तो विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए, सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा स्कूल हैं, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाएं। तो बेटा यहाँ बोल रहे हैं जो लेखक महोदय, वो ये बात बता रहे हैं कि अब दुनिया की हर चीज़ जो है वो स्टैंडर्ड पे चल रही है, और ये स्टैंडर्ड है 5 स्टार स्टैंडर्ड। कि भाई अस्पताल है तो ऐसा अस्पताल चाहिए जहाँ बीमारी का इलाज तो हो ही, साथ ही हर व्यवस्था ठीक ठाक हो, यानी कि उत्तम से उत्तम हो। ठीक है, यानी कि कहने का भाव ये है कि मूल चीज़ों को छोड़कर, ज़रूरत की चीज़ों को छोड़कर उससे जो अतिरिक्त चीज़ें मिल रही हैं, जैसे आप अस्पताल जाइएगा तो आपसे पूछेंगे कि आप समोसा खाएंगे या चाय पियेंगे, जबकि दोनों चीज़ें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। लेकिन उस तरीके से पूछा जाएगा कि भाई अस्पताल में रेस्टोरेंट भी है क्या आपके पास, इस तरीके से व्यवस्थाएं दी जा रही हैं। स्कूल्स भी ऐसे ही हो गए हैं कि पढ़ाई लिखाई को छोड़कर हर एक चीज़ पर जोर दिया जाता है। ड्रेस खरीद लीजिए, जूता खरीद लीजिए, मोजा खरीद लीजिए। बस उनसे ये मत पूछिएगा कि भैया हमारा बच्चा जो आपके यहाँ पढ़ रहा है उसकी पढ़ाई में निखार क्यों नहीं आ रहा है, वो पढ़ने में प्रबलता क्यों नहीं आ रही है। ठीक है, बस ये चीज़ मत पूछिएगा, बाकी आप जी भर के पैसा दीजिए और 5 स्टार सुविधा लीजिए स्कूलों से भी। तो ये लेखक के विचार हैं। और फिर लेखक आगे बताता है कि भाई ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्सिटी भी इसी प्रकार से अब कुछ ओपन हो जाए। ठीक है, अब बढ़ते हैं बेटा आगे, आगे समझते हैं कि लेखक महोदय क्या कह रहे हैं। भारत में तो यह स्थिति नहीं है आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंधन भी कर सकते हैं। एक कीमत पर आपकी कब्र के आसपास सदाए हरी घास होगी, मनचाहे फूल होंगे, चाहे तो वहां फव्वारे होंगे और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी। कल भारत में
यह भी संभव हो सकता है। अब बेटा यहाँ व्यंग्यात्मक रूप में लेखक बताते हैं कि भैया भारत में तो ये व्यवस्था नहीं है, लेकिन उपभोक्तावाद की जो प्रवृत्ति है वो इतनी बढ़ चुकी है कि आप जीते जी अपने मरने का इंतजाम भी कर सकते हैं, यानी कि आप अपने मरने का प्रोडक्ट भी खरीद सकते हैं। अब आपकी जो मृत्यु है वो भी एक प्रोडक्ट की तरह सेल हो सकती है। बस आपको तय ये करना है कि आपके मरने के बाद जो आपकी विश्राम गाह होगी, यानी कि जो कब्र होगी, वो किस तरीके की होगी, ये आपको तय करना है। ठीक है, उसकी उसी के हिसाब से आपको चार्ज लगेगा, उसी के हिसाब से पैसा लगेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ आगे कभी बताते हैं, लेखक महोदय बताते हैं, अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। यह है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई दृष्टि यानी कि निगाहों से देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी। अब बेटा यहां समझ लो, लेखक ने व्यंग के तौर पर यह बताया है कि दुनिया भर की चीजें जो उटपटांग तरीके की चीजें हैं, इन्हें देखने में तो हंसी आती है, पर वास्तविकता यह है कि ये उपभोगवादी संस्कृति का ही परिणाम है। मनुष्य की जो बुद्धि है ना, वो जब भी इस तरीके से काम करेगी कि चीजों का उपभोग करना है, तो एक तरीके का माया जाल खड़ा हो जाता है, और ये माया जाल जो है वो हमें पथ से भरमा देता है, हम हमारे जीवन के लक्ष्यों को भटका देता है। इसी बात को कवि ने, लेखक ने हास्यास्पद तरीके से कहा है। अब देखिए आगे लेखक क्या कहते हैं। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? भाई दुनिया भर के जो प्रोडक्ट हैं, जो उपभोक्तावादी संस्कृति है, उसका विकास भारत में क्यों हो रहा है? हम तो इस प्रकार के देश हैं कि हमसे दुनिया ज्ञान लेती है, हम तो त्याग मार्ग पर चलने वाले लोग हैं। ठीक है, पर आज की दुनिया में सारी चीज़ों का जो विकास है वो भारत के अंदर क्यों हो रहा है, यानी कि जो उपभोक्तावादी संस्कृति है उसका विकास भारत में क्यों हो रहा है, क्यों भारत के अंदर ई कॉमर्स की बिक्री तेज हो रही है, ये सारी चीजें लेखक जो है वो अपने मत से कह रहा है। अब देखिए भाई लेखक क्या कहना चाह रहा है। सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं, उपभोक्तावाद इसी संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। तो लेखक ये बता रहा है कि भाई सामंती संस्कृति जो थी वो भारत में पहले भी रही है, और उपभोग करना सामंतवाद की संस्कृति की पहचान रहा है। पर हाँ, आज के संदर्भ में दोनों चीजें बदल चुकी हैं, यानी कि सामंतवाद भी बदल चुके हैं और वो सामंतवादी संस्कृति भी बदल चुका है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं लेखक ये भी समझ लेते हैं। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं। तो बेटा ये बात बिल्कुल सच कही है लेखक ने, और आज के समय पर लागू भी होती है कि हमारी मान्यताओं का क्षरण हो चुका है। जो हमारी मान्यताएं पहले थी वो बदल चुकी है। हम कितनी भी बात कर लें कि हमें पुरानी संस्कृति की ओर जाना चाहिए, हमारे कल्चर की ओर जाना चाहिए, पर बात करने से कुछ नहीं हो जाता। हम बात तो करते हैं संस्कृति की, ठीक है, और हरकतें वही अंग्रेजों वाली करना शुरू कर देते हैं कि चलो भाई देखते हैं जो होगा होगा, लेट्स गो विद द फ्लो। तो इस तरीके से संस्कृति का संरक्षण नहीं होता है। इसी बात को लेखक कहता है कि चाहे हम कितनी भी बात कर लें अच्छी चीज़ों की और हमारी संस्कृति की, पर आज हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि बुद्धि की गुलामी हम जो है वो स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। ये बात भी सही है कि भाई पश्चिमी देशों के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। अब उपनिवेश शब्द एक आया, इस शब्द को समझ लो बेटा। देखो, जब भी कोई देश दूसरे देश को जीतता है तो जो देश हार जाता है वो उपनिवेश बन जाता है, और जो देश जीत जाता है उस देश पर मनमानी करता है, जैसे अंग्रेजों ने हमारे साथ किया था। तो इस तरीके से ना हम सांस्कृतिक उपनिवेशवाद में जी रहे हैं। अब यहाँ क्या होता है कि दूसरे देशों की संस्कृति जो है वो हम पर थोपी जा रही है। ठीक है, और ये चीज़ धीरे 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 हमें समझ में भी नहीं आ रही है, इतने इस तरीके से काम किया जा रहा है। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये हमारी संस्कृति का पार्ट नहीं है, पर फिर भी अधिकतर युवा जो है वो कोल्ड ड्रिंक पीते हुए दिखेंगे आपको। आज के दौर में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं दिखेगा जो ये बोले कि भैया हमें दूध पिला दो, हमें घी खिला दो, हमें मट्ठा पिला दो, क्योंकि ये मजबूती की चीज़ें हैं। ऐसा कोई नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, हर बच्चा आपको कोई ना कोई कोल्ड ड्रिंक मांगता हुआ जरूर मिल जाएगा। तो इस तरीके से ना बौद्धिक गुलामी का दर्शन हमें आज के समाज में होता है। अब देखिए आगे लेखक क्या कहता है। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। तो बेटा यहाँ ना एक बहुत गहरी बात कह रहा है कि भाई
प्रतिष्ठा की आधुनिकता में जो अंधी दौड़ है उसको खोकर के भाई लोग हमें अच्छा कहें, लोग हमारी वाहवाही करें, लोग हमसे जुड़े रहें, ठीक है, लोग हमारा सम्मान करें, इस चक्कर में जो अपना है उन सारी चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं। अब यहाँ अपने से दो अर्थ हैं बेटा, एक तो संस्कृति से, जो संस्कार हमारे माता पिता ने हमें सिखाए हैं, आधुनिक बनने के चक्कर में हम सारे संस्कारों को छोड़ते जा रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात तो है पारिवारिक रिश्तों से, कि भाई जो हमारी चीज़ें, जो संस्कार हमें सिखाए, जो माता पिता ने हमें सिखाया, उन सारे रिश्तों को आधुनिक बनने के चक्कर में हम धीरे 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 छोड़ते जा रहे हैं और एक अंधी दौड़ में हम शामिल होते जा रहे हैं, ठीक है। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। दिग्भ्रमित मतलब दिशा से भ्रम हो जाना, यानी कि लक्ष्य की गई दिशा से भटक जाना, ठीक है। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। अब देखिए बेटा, यहाँ एक गहरी बात और कहता है कि हमारा जो समाज है, जो वर्तमान सोसाइटी है, वो अन्य निर्देशित है। अन्य निर्देशित मतलब एक बच्चा अपने मम्मी पापा की नहीं सुन रहा है, एक स्टूडेंट अपने टीचर की नहीं सुन रहा है, वो सुनता है केवल सोशल मीडिया की, कि यूट्यूब पे क्या चल रहा है, व्हाट्सएप पे क्या चल रहा है, कौन सी टीवी पे कौन सा चीज़ आ रहा है, इन सारी चीज़ों से प्रभावित होता है। अगर उनके माता पिता अपने बच्चे को संस्कार देना भी चाहें तो बच्चा साफ साफ चीज़ों से न कर जाता है, ठीक है, कि भाई हमें ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसी बात को कहा गया है कि हमारा जो समाज है ना, वो अन्य निर्देशित हो जा रहा है। हम विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र, हमारी मानसिकता बदल रहे हैं, उसमें सम्मोहन शक्ति है, वशीकरण भी है। तो यहाँ बेटा एक गहरी बात कह रहा है कि हम जो है ना, वो विज्ञापन की चपेट में हैं, विज्ञापन के सम्मोहन और वशीकरण की चपेट में। जो हमें टीवी पर दिखाया जाता है, जो हमें एड पर दिखाया जाता है, जो हमें यूट्यूब की दुनिया में दिखता है, हम सब उसके वशीभूत हैं। वास्तविकता क्या है, उस चीज़ को लगभग लगभग लोग जानते ही नहीं हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा। अब यहाँ लेखक विचार कर रहा है कि भाई संस्कृति का ये जो अंधी संस्कृति है, इसके फैलाव का क्या परिणाम होगा। यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित साधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, ना बहुविज्ञापित शीतल पेयों से। तो बेटा यहाँ कभी गहरी बात कह रहा है कि भाई कि जीवन की जो गुणवत्ता है ना, जीवन की जो क्वालिटी है, जीवन जीने का जो तरीका है, वो आलू के चिप्स खाकर नहीं सुधरती। वो ठीक उसी तरीके की बात कह रहे हैं कि क्रीम लगाने से गोरा हो जाइए। ये जिस तरीके का भ्रम है, उसी तरीके से लेखक ये कह रहा है कि चिप्स खाकर, कोल्ड ड्रिंक पीकर जीवन की गुणवत्ता कभी नहीं सुधरती। ये तो भ्रम है, ठीक है। पिज्ज़ा और बर्गर कितने ही आधुनिक क्यों ना हो, वे सब कूड़ा करकट ही तो हैं। यानी कि जो भी आप खा रहे हैं, कूड़ा करकट, पिज़्ज़ा बर्गर जो भी है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो कितनी ही आधुनिक हो और उन्हें चाहे दुनिया कितनी भी मान्यता दे, ये सारी की सारी चीज़ें कूड़ा खाद्य ही हैं। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकार में कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का हिरास तो हो ही रहा है। हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है, भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं। किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़। यहाँ लेखक विचार भी करता है कि भाई ये दौड़ किस बिंदु पर रुकेगी। अब इस पैराग्राफ का अर्थ समझो बेटा। लेखक यहाँ एक बात कह रहा है और बहुत काम की बात कह रहा है कि चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, आप कितने भी मॉडर्न होने के दिखाने के चक्कर में कुछ भी करते रहिए, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं है, सब व्यर्थ ही है। इसी बात को उदाहरण देता है कि भाई पिज़्ज़ा बर्गर आप कितना भी खा लीजिए, अंत में सबको पता है कि ये कचड़ा ही है, ये किसी भी तरीके से शरीर को लाभ देने वाला बिल्कुल नहीं है। बस ये कहता है कि ये दिखावे का स्तर जो है ना, वो लोगों के बीच असंतोष बढ़ाता है, एक वर्ग का दूसरे वर्ग के प्रति आक्रोश बढ़ा रहा है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। और इस तरीके से जीने से लोगों के अंदर लक्ष्य भ्रम भी आ जाता है कि भाई जीवन का एक लक्ष्य होता है, या तो आप प्रवृत्ति अपना सकते हैं या निवृत्ति अपना सकते हैं। प्रवृत्ति मार्ग ये कहता है कि जीवन में जो जो घटता है सबको भोगते हुए जीवन के परम लक्ष्य की ओर जाइए। निवृत्ति ये कहती है कि जीवन में जो कुछ भी है उसको छोड़कर जीवन के परम लक्ष्य की ओर जाइए। पर इन दोनों चीज़ों को भूलते हुए
आज का जो जीवन है वो इस तरीके से हो गया है कि हम जितने से जितनी चीज़ों को भोग सकते हैं वो भोग लें, सारी चीज़ों को कंज्यूम कर लें। इस तरीके से हम जीवन के लक्ष्य से तो भटक ही गए हैं। एक ऐसी संस्कृति को हमने जन्म दे दिया है जिसका कोई सर पैर नहीं है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, ये जीवन में कभी भी शांति नहीं देगी। तो इस प्रकार से ये लेखक का विचार था। आइए बढ़ते हैं आगे, समझते हैं। अगले पैराग्राफ में ना लेखक ये बताता है, गांधी जी का एक वाक्यांश वो प्रयोग में लाते हैं कि गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने खिड़की दरवाजे खुले रखें पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है, यह एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। तो बेटा ये जो बात है ना वो गांधी जी ने भी कही थी कि जो उपभोक्ता संस्कृति है वो हमारे लिए बड़ी चुनौती है क्योंकि हमारी नींव को हिला देगी। तो देखो बेटा यहाँ इस बात को समझ लो कि कोई भी नया चीज जो अच्छा है उसको तो स्वीकार करना चाहिए, ठीक है, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो। अगर कोई अच्छी चीज है उसको स्वीकार करना चाहिए, पर किसी भी ऐसी चीज को स्वीकार नहीं करना चाहिए जो हमारी नैतिकता की जड़ें हिला दे। जैसे उपभोक्तावादी संस्कृति जो है वो नैतिकता की जड़ हिला देती है। आप इसका एग्जाम्पल मैं आपको बहुत सिंपल सा दूंगा कि जब भी कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत ज़्यादा उपभोगी हो, वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को यूज़ करता हो, ठीक है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड कॉन्शियस हो, उससे कभी भी त्याग की बात करिएगा तो वो त्याग कर ही नहीं पाएगा। इसी चीज़ को लेखक ने बताया है कि उपभोक्तावादी संस्कृति जो है वो त्याग की परंपरा के अंदर यानी कि हमारी नैतिकता के अंदर एक कुंठा का विषय भी बनती है। तो इस तरीके से बेटा इस चैप्टर को हमने समझा। और यहाँ लेखक ये भी बताता है कि उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है वो भविष्य के लिए खतरा है। जीवन में जब भी भविष्य बच्चों का जो होगा ना उसके लिए खतरा है, क्योंकि एक नई तरीके की संस्कृति जन्म लेगी जहाँ सामाजिक बिखराव ज़्यादा होगा। तो बेटा इस तरीके से इस चैप्टर को हमने समझा। अब आइए बढ़ते हैं प्रश्नोत्तरों की तरफ। इसी क्रम में जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार से, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। तो बेटा लेखक के अनुसार इस चैप्टर में बताया गया है कि सुख से अभिप्राय केवल उपभोग सुख से, यानी कि जितने से जितनी चीज़ों को आप कंज्यूम कर सकते हैं वही एक सुख है। और ये जो कथन है वो निंदात्मक है, यानी कि इस कथन के माध्यम से उपभोग सुख की निंदा की गई है। और लेखक वास्तव में ये बताना चाह रहा है कि भाई सुख केवल उपभोग सुख नहीं है, कई चीज़ों का सुख भी होता है। जैसे शारीरिक सुख होता है, ठीक है, मानसिक सुख होता है, और अध्यात्म का भी आनंद होता है। कई चीज़ों का जो आनंद होता है वो भी सुख कहलाता है, बशर्ते आप उसे स्वीकार करें, आप एकदम अंधेपन के पीछे ना भागें और ये ना समझें कि चीज़ों को कंज्यूम करना यानी कि उपभोगवाद की प्रवृत्ति ही सुख कहलाती है। ठीक है, तो ये था पहला प्रश्न। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। तो भैया इस प्रश्न का उत्तर तो बिल्कुल सरल है, आप स्वयं दे सकते हैं कि उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है वो हमारे जीवन को बड़ी ही बुरी तरीके से प्रभावित कर रही है। वर्तमान में जो समाज है वो चीज़ों को भोगना ही सुख समझता है, यानी कि जितने से जितनी चीज़ों को आप भोग लीजिएगा वो सारी चीज़ों को भोगना ही सुख। इसलिए हर व्यक्ति जो होता है वो किस चीज़ के पीछे भाग रहा है, उपभोग के पीछे भाग रहा है, हर चीज़ की वस्तुओं को कलेक्ट करने के पीछे भाग रहा है। ठीक है, विज्ञापनों को देखकर चीज़ों को खरीदता है। और इसी क्रम में होता क्या है कि भाई इस दौड़ में ना उस व्यक्ति के मानवीय संबंध बुरे हो जाते हैं, उसका जो संस्कृति से जुड़ाव है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, तो ये था इस प्रश्न का उत्तर। अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं अगला प्रश्न। लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है। आइए बेटा समझते हैं इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से हमको लिखना है। तो देखिए, लेखक के अनुसार उपभोक्ता संस्कृति हमारे समाज को बांटती है। लेखक गांधी जी का उदाहरण देते हुए बताता है कि गांधी जी सामाजिक मर्यादाओं तथा नैतिकता के पक्षधर थे। वे सादा जीवन, उच्च विचार के कायल थे। वे चाहते थे कि समाज में आपसी प्रेम संबंध बढ़े, लोग संयम और नैतिकता का आचरण करें। परंतु उपभोक्तावादी संस्कृति इस सब के विपरीत चलती है। वह भोग को बढ़ावा देती है और नैतिकता तथा मर्यादा को तिलांजलि देती है। गांधी जी चाहते थे कि हम भारतीय अपनी बुनियाद पर कायम रहें, अर्थात अपनी संस्कृति को ना त्यागें, परंतु आज उपभोक्तावादी संस्कृति के नाम पर हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को भी मिटाते जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती कहा है। तो बेटा यहाँ ना चुनौती तो वास्तव में ये संस्कृति है ही, क्योंकि पहले के जीवन में चीज़ें जो होती थी वो मनुष्य के लिए होती थी, अब जो मनुष्य है वो चीज़ों के लिए हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो
उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे लिए चुनौती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आशा स्पष्ट कीजिए। तो बेटा यहाँ एक प्रश्न है, आशा स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न जो है ना वो आपको सीधे सीधे प्रश्न के रूप में भी आ सकता है कि आपसे सीधा पूछ लिया जाए, जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदलता जा रहा है और आप उत्पादों को समर्पित होते जा रहे हैं, इस विषय में आपकी क्या राय है, स्पष्ट कीजिए। इस तरीके से भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो आइए बेटा इस प्रश्न का उत्तर समझ लेते हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति आधिकारिक उपभोग को बढ़ावा देती है, यानी कि आप कितना उपभोग कर सकते हैं कर लीजिए। लोग उपभोग को ही सुख मानकर जीवन जीने लगे हैं कि भाई चीज़ों को भोगना ही जीवन हो गया है। वास्तविकता को बिना जाने एवं जरूरत के बिना उत्पादों को खरीदना धीरे धीरे हमारे चरित्र पर गहरा प्रभाव डालता है। व्यक्ति कब भौतिकवादी हो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। तो ये बात भी सच है कि भाई आपको ज़रूरत नहीं, आप चीज़ें खरीद रहे हैं, आप केवल दिखावे के लिए चीज़ें खरीद रहे हैं, तो कब आप भौतिकवादी हो जाएंगे आपको ये पता भी नहीं चलेगा। और फिर एक समय ऐसा आता है कि अगर आपको छोटी से छोटी चीज़ भी उपलब्ध नहीं है तो आप बड़े निराश हो जाते हैं कि बताओ हमें तो पीवे के लाजे मैंगो फ्रूटी ही नहीं मिली, यही पे उदास हो गए। तो बेटा जीवन इसी तरीके से चलता है, ठीक है, पर इस धारणा को बदलना ही है, ठीक है, अच्छे तरीके से जीवन जीना है। तो बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। इस कथन का अर्थ समझना है। तो देखो बेटा, लोग अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए तरह तरह के काम करते रहते हैं। कोई महंगी महंगी गाड़ियां खरीदता है, कोई बड़े बड़े घर खरीदता है। इसी तरीके से प्रतिष्ठा का एक क्रम ये भी है विदेशों के अंदर कि भाई लोग मरने से पहले अपने अंतिम विश्राम हेतु अधिक से अधिक मूल्य देकर सुंदर से सुंदर जगह सुनिश्चित कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि मरने से पहले अपनी जो कब्र होती है ना उसके लिए जगह खरीद रहे हैं। अब जरा इस चीज़ को सोच कर देखो कि जब हम रहेंगे ही नहीं तो उस कब्र का क्या यूज़ रह जाएगा, ठीक है, चाहे हम कहीं रहें या ना रहें, क्योंकि हमारे सेंसेस तो काम करेंगे नहीं। तो इसी बात को हास्यास्पद तरीके से पूछा गया है, बताया गया है कि भाई ये तो बड़े ही हास्य की बात है, पर प्रतिष्ठा दिखाना भी, चाहे उसमें हमारी हंसी ही क्यों ना उड़ जाए, पर लोग प्रतिष्ठा दिखाना बिल्कुल नहीं भूलते हैं, ठीक है। तो ये था इस प्रश्न का उत्तर। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालायित होते हैं, क्यों। तो बेटा इसका पीछे ना एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है कि आपको ना जो टीवी पर दिखाया जाता है वो इस तरीके से दिखाया जाता है कि आपको खरीदना ही खरीदना हो, ठीक है। एक ऐड बनाने के लिए कई साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का यूज़ भी किया जाता है, कई तरीके की क्रिएटिविटी का यूज़ किया जाता है, ऐसे रंग डाले जाते हैं एड्स के अंदर, ठीक है, कि आप उनसे प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं पाएंगे। अब यहाँ हम समझते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर किस तरीके से लिखना है। तो देखिए, टीवी पर आने वाले विज्ञापन बहुत प्रभावशाली होते हैं। विज्ञापनों का निर्माण इसी प्रकार से किया जाता है कि वे हमारी इंद्रियों को अति प्रभावित करें। विज्ञापन हमारे मन में वस्तुओं के प्रति भ्रामक आकर्षण जगा देते हैं, इसलिए अनुपयोगी वस्तुएं भी हमें लालायित करती हैं। अब देखो बेटा यहाँ एक चीज़ समझ लो, टीवी पर जो आप ऐड देखते हैं ना वो इतने क्रिस्प होते हैं, इतने मज़ेदार होते हैं कि आपको लगता है कि इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, पर वास्तविकता ऐसी नहीं होती है, ठीक है। किसी भी तरीके के उत्पाद को करने से या किसी भी तरीके के उत्पाद का प्रयोग करने से जीवन में कोई बदलाव नहीं हो आता। वही जो बात है ना, लेखक कहता है अपने पाठ के अंदर कि भाई आलू का चिप्स खरीदने से और कोल्ड ड्रिंक पीने से जीवन के स्तर में कोई सुधार नहीं होता, जीवन जैसा है वैसा ही चलेगा, उल्टा आप बीमार ही पड़िएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इस प्रश्न का उत्तर था। यहाँ बेटा एक बात ये है कि जीवन में किसी चीज़ को देखकर, ठीक है, विज्ञापन देखकर या किसी भी चीज़ से प्रभावित होकर हमें उस चीज़ की तरफ जाना नहीं चाहिए। एक बार अपनी बुद्धि से विचार करना चाहिए कि क्या ये चीज़ें हमारे लिए वास्तव में उपयोगी हैं या ये जो चीज़ हमें दिखाई जा रही है वास्तव में उसी तरीके से हैं। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होना चाहिए या उसका विज्ञापन तर्क देकर स्पष्ट करें। तो बेटा यहाँ ना सबसे पहले जब प्रश्न का उत्तर लिखें तो हमेशा शुरुआत में ये बताना इस प्रश्न में कि जो खरीदने का आधार हो, किसी भी वस्तु को जो चयन करने का आधार हो वो उसकी गुणवत्ता होना चाहिए, क्योंकि कहा भी जाता है कि गुण के गाहक सहस नर बिन गुण लहे न कोई, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोई, ठीक है। अब यहाँ एक बात है कि भाई जब आपके पास गुण होगा, जब आपके पास क्वालिटी होगी तो दुनिया आपके आगे पीछे घूमेगी, पर आपके पास गुण नहीं है, आपके पास क्वालिटी नहीं है तो कोई भी आपको नहीं पूछेगा। जैसे कौवा और कोकिला है, दोनों एक ही रंग के दिखाई देते हैं, दोनों एक ही तरीके से
जीवन जीते हैं, दोनों एक ही तरीके का भोजन करते हैं। पर कोयल मीठे बात करती है, मीठे तराने गुनगुना सकती है, इसीलिए कोयल को सब कोई सुनना चाहता है। पर कौवा कड़वी बात करता है, इसलिए उसे कोई नहीं सुनता है। तो हमेशा क्वालिटी को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर इस तरीके से लिखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं बेटा आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पाठ के आधार पर उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार कीजिए। तो बेटा यहाँ ना आप अपने मन से भी लिख सकते हैं कि उपभोक्तावादी संस्कृति जो पनप रही है वो ठीक नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि लोग उन्हीं चीजों को अपना रहे हैं जो दुनिया की नजर में अच्छी हैं। सारे सौंदर्य प्रसाधन मनुष्यों को सुंदर दिखाने के लिए ही प्रयास करते हैं। पहले यह दिखावा औरतों में होता था, आजकल पुरुष भी इस दौड़ में आगे बढ़ चले हैं। नए नए परिधान और फैशनेबल वस्त्र दिखाने वे की संस्कृति को ही बढ़ावा देते हैं। तो देखो बेटा बात यही है कि जीवन में जो कुछ भी है हमेशा दिखावा ही सत्य नहीं होता है। अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने चरित्र का निर्माण भी कुछ चीज़ों को बनाता है। तो इसी बात को आप प्रश्न के उत्तर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं बेटा आगे। तो यहाँ एक और शानदार प्रश्न है, आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो बेटा यहाँ लिखना है अनुच्छेद। अब देखो अनुच्छेद लेखन तो हम सीखेंगे आगे की कक्षाओं में, यानी कि जब हमारा अनुच्छेद लेखन का जो टॉपिक आ जाएगा उसके अंदर सीखेंगे। पर यहाँ ना मैं आपको कुछ पॉइंट बता देता हूँ कि किस तरीके से आप अनुच्छेद लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ जो प्रश्न के उत्तर में आपको लिखना है ना, तो ये करीबन करीब 3 से 4 मार्क्स के अंदर पूछा जाएगा। अब ये यहाँ ना मार्किंग डिपेंड करती है कि आप किस बोर्ड में बैठ रहे हैं, क्योंकि लगभग लगभग एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, सीबीएसई का जो सिलेबस है वो लगभग लगभग हर बोर्ड फॉलो करता है, ठीक है। तो यहाँ 3 से 4 नंबर के लिए वो पूछा जा सकता है ये प्रश्न। और यहाँ 3 से 4 नंबर को लिखने का तरीका ये है कि पॉइंटर्स डिसाइड कर लें कि हमें कौन कौन सी चीज़ें बतानी, जैसे 1 2 3 पॉइंट के अंदर हमें कोई 3 चीज़ें बतानी। तो सबसे पहले बताइएगा त्यौहार, कि भाई हमारे त्यौहार में कौन कौन सी चीज़ें हैं, 1 या 2 लाइन में। फिर आप बताइएगा कि उपभोक्तावादी संस्कृति कैसे है, यानी कि त्योहारों के बीच, त्योहारों में उपभोक्ता संस्कृति, ठीक है। अब इस पॉइंट में क्या बताइएगा? तो इस पॉइंट में बताइएगा कि भाई कैसे जैसे ही त्योहार आते हैं वैसे ही तरह तरह के ऐड हमें टीवी पर दिखाई देने लगते हैं कि भाई इस दिवाली फला चीज़ ले आइए, इस दिवाली फला कंपनी का ब्रांड ले आइए, इस दिवाली फला कंपनी की कार ले आइए। इस तरीके से तमाम तरीके की चीज़ें हमें दिखाई देने लगती हैं। और फिर इसको बाद आपको बताना है कि इसका दुष्प्रभाव क्या है, कि किस तरीके से हमारे जेब से पैसा निकाला जा रहा है बड़ी बदमाशी के साथ, ठीक है। उस चीज़ की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बड़ी ही शातिर तरीके से उस चीज़ का प्रयोग हमसे करवाया जा रहा है, ठीक है। तो बेटा ये था इस सेशन के अंदर हमने जौन जौन सी चीज़ों को सीखा। अब हम बात करते हैं बेटा आपकी, यदि आपकी कोई भी जिज्ञासा हो, किसी भी प्रकार का प्रश्न आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम कमेंट में आपके हर प्रश्न का उत्तर देंगे। तब तक के लिए बने रहिए पीडब्ल्यू परिवार के साथ। धन्यवाद।